हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी के आपके पूरे कम्प्लीटली सिलेबस के बारे में कि आपके जो पेपर 1 होता है उसमें क्या सिलेबस होता है। और सेकेंडली हम यहाँ पर बात करेंगे पेपर 2 यानी कि हम अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हम सभी ने आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न को चेकआउट किया था, बट आपके उस वाली वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें आप सभी ने पूछा था कि मैम इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से स्टूडेंट इस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताइए। तो आज की वीडियो में सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम सभी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप करें वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं चेकआउट किया इससे पहली वाली वीडियो, तो आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो यूजीसी नेट के लिए मैंने एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कम्प्लीटली एग्ज़ाम पैटर्न देखा था जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अब आपने सबके इतने कमेंट थे कि मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपने बताया नहीं, तो हम ये कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक याद रखना, आपको सबसे पहले आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हो आपकी मास्टर डिग्री होनी कंपलसरी है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से करो वो आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ पर बीए वाले स्टूडेंट यहाँ पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए अगर वो सोचते हैं कि अभी हम बीए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्लीट हो गया, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यूजीसी नेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मास्टर कंप्लीट होना ज़रूरी है। और ये भी बोला गया है कि जितने भी स्टूडेंट मास्टर करके आ चुके हैं आप लोगों की जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। ठीक है, वो भी किसके लिए? स्पेशली फॉर जर्नल कैटेगरी। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर या जितने भी लोग जर्नल कैटेगरी के हैं आपके यहाँ पर 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जितने भी आपके SC ST PWD ये सारी कैटेगरीज हैं, आपको 5% का रिलैक्सेशन मिला है आपके एग्ज़ाम में, यानी मास्टर के डिग्री में आप सभी को 50% दे सकते हो। कुछ यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको ये डाउट होगा कि मैम हम फाइनल ईयर में या अभी रिजल्ट नहीं आया है तो क्या हम दे सकते हैं? तो आप लोग नॉर्मली दे सकते हो। ठीक है, अपने एग्ज़ाम को कि एक होता है ना कि हम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं। बट याद रखना कि यहाँ पर आपके 55% जनरल कैटेगरी के होने चाहिए और 50% हमारे अदर कैटेगरीज़ की देखने को मिलेगी। फिर आपको पता है कि यूजीसी नेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। कुछ ऐसे होंगे असिस्टेंट प्रोफेशनल और कुछ JRF भी कलेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, लेकिन बहुतों को इनका डिफरेंस नहीं पता होता। तो ये भी मैं आपको बता दूँ, JRF और असिस्टेंट प्रोफेशनल अभी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कट ऑफ लिस्ट भी बताऊँगी कि जब हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको स्पेशली कितनी कट ऑफ होनी चाहिए जिसके लिए आप अपना सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेशनल पे या फिर JRF में करवा सकते हैं। देखो असिस्टेंट प्रोफेशनल का एग्ज़ाम यहाँ पर पहले याद रखना, आप लोगों की कोई भी एज लिमिट नहीं दे रखी है। तो आपका कभी भी 50 ईयर्स के हो, 60 ईयर्स के हो और आपका मन हो कि चलो अब यूजीसी का एग्ज़ाम देना है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप तब भी देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेशनल में यूजीसी ने यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं रखी है। बट अगर आप लोग को JRF करना है तो आप लोगों की एज यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर, 30 साल के प्लस वाले लोगों को JRF में सिलेक्शन नहीं मिलता है, इसने ही अराउंडली आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब आपकी कट ऑफ निकलती है ना तो उसमें से कम जितनी परसेंटेज बनती है उसका 6% निकाला जाता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेशनल लेवल पर जाते हैं, और उसमें से भी 6% निकालते हैं जो कि JRF के लिए सिलेक्शन मिलता है। JRF का सिलेक्शन अगर आपको मिलेगा तो आप लोग PhD का सिलेक्शन आपको मिलता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से फिर आपको हेल्प भी मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेशनल में क्या है कि आप किसी भी कॉलेज में लेक्चरार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो JRF करना है तो 30 ईयर्स लास्ट होती है, उससे प्लस नहीं। बट यस फीमेल और अदर उसमें देखोगे तो आपको फिर से 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है, 35 ईयर्स तक यहाँ पर वैलिड है JRF में करने के लिए। अदरवाइज असिस्टेंट प्रोफेशनल यानी अगर आप कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेशनल पे आप लोग ऑल टाइम आपका पूरा एज लिमिट यहाँ पर फ्री है, कभी भी कुछ भी करो आपकी चॉइस होगी। क्लियर हो गया?
तो यहाँ पर हमने देखा कि यूजीसी नेट हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार होता है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्यों देना है या किस पर्पज़ से देना है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट आपके 2 लेवल पे देखते हो, असिस्टेंट प्रोफेशनल और जेआरएफ। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेशनल पे सिलेक्शन होता है तो आप लोग लेक्चरार बनते हो कॉलेज में। जेआरएफ में अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको पीएचडी आप कर सकते हो, तो उसमें गवर्नमेंट आपको यहाँ पर हेल्प करती है रिसर्च के टाइम पर, तो आपको ये हेल्प होती है, तो फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें। अदरवाइज पीएचडी तो आप तब भी दे सकते हो, बट उसके लिए एंट्रेंस क्लियर करना होगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट ने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया होता है, जेआरएफ में सिलेक्शन पाया होता है, तो वो डायरेक्टली उन्हें पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया। तो ये एलिजिबिलिटी है, मास्टर्स होना आपको ज़रूरी है, और इसमें इतने परसेंटेज होना। अगर आपके मास्टर्स में इससे कम परसेंटेज है तो आप यूजीसी नेट में नहीं सिलेक्शन पा सकते। लेकिन बहुत लोगों को ये भी होगा कि मैम अगर हम यूजीसी नेट में एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो क्या मैं कब पीएचडी में सिलेक्शन नहीं पा सकते? बिल्कुल पा सकते हो। पीएचडी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आप सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेंगे तो डायरेक्टली आप फिर पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिन्हें नहीं करना होता तो यूजीसी नेट करके और देन फिर पीएचडी में जाते हैं, तो वो आपकी चॉइस है। तो ये दोनों ही तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि एलिजिबिलिटी तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ भी आप देख चुके हो। अब बढ़ते हैं आपके सिलेबस की तरफ। सिलेबस की तरफ अगर हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो सिलेबस में याद रखना, मैंने आपको बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 हमें देखने को मिलते हैं। पेपर 1 में 50 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको मिलता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और जो पेपर 2 होगा तो पेपर 2 तो आपके बहुत सारे, क्योंकि कम से कम बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाता है यूजीसी नेट, तो ऑब्वियस है मैं सारे सिलेबस तो डिस्कस नहीं करा पाऊँगी। अगर आप लोगों को वो सेकंड पेपर का सिलेबस देखना है ना, तो आप लोग यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट पेपर 2 यानी कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में, कि उसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि इस चैनल पे हम यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 1 में अगर आप सभी देखोगे तो इसमें भी आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलता है, और पेपर 2 में भी आप देखोगे कि हमें इसको कवर करना है टोटल 10 यूनिट्स में। इसमें हम जो सबका पेपर 1 है वो सभी का सेम होता है। सबसे पहले अगर हम पेपर 1 जिसमें 10 यूनिट्स होते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। तो ये पेपर 1 आप सभी का सेम होगा, ठीक है। बस पेपर 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद पेपर 1 में मैथमेटिकल, रीजनिंग और एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। और उसके आगे हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईसीटी के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट होगा आपका पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो सिलेबस है पेपर 1 का है। तो ऑब्वियस है पेपर 1 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो मैं आपको इस चैनल पे नहीं कराऊंगी, बट यस पेपर 1 का ये कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, ये और इसके लिए बेस्ट बुक ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। तो इसके लिए आप सभी मेरे चैनल पे बने रहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। और पेपर 1 का सिलेबस और बेस्ट बुक ये सब कुछ मैं आपको दे दूँगी। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप मैंने आप सभी के लिए बनाया हुआ है, तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि मैं आपको वहाँ पर जो भी यूजीसी नेट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर सब कुछ मैं वहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस देख लिया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी, इसकी पहली वीडियो अपलोड किया, जिन्होंने नहीं देखा तो उसको देख लेना। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने कम्प्लीटली तरीके से वहाँ पर डिस्कस किया है। तो पेपर 1 का सिलेबस तो हमें क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे हमारा मेन डोमेन सब्जेक्ट, यानी जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ लाऊंगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कट ऑफ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो किस तरीके से करनी है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए।
सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ भी डिस्कस करूंगी कि असिस्टेंट प्रोफेशनल के लिए कितनी कट ऑफ जाती है और जेआरएफ के लिए सिलेक्शन के लिए आपको कितनी परसेंटेज की ज़रूरत है, और उसके बाद हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से चैनल पे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं पेपर 2 यानी हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में कि यहाँ पर सिलेबस में हमें क्या क्या और किस तरीके से कवर करना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर पेपर 2 जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसका क्या सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हिस्ट्री यानी पेपर 2 में भी टोटल हमें 10 यूनिट्स को डिस्कस करना है। हमारे इसके अंदर आप देखोगे कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपके प्री हिस्टोरिक, एंशियंट हिस्ट्री, आपका मेडिएवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमें नेशनल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस वे सबको कवर करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको हिस्टोरियोग्राफी और रिसर्च मेथोलॉजी और हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल मेथड, इन सबको भी कवर करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पूरी कंप्लीटली यहाँ पर देखना है। अब आओ चलो हम लोग इसको सिलेबस के अकॉर्डिंगली चेकआउट करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि आपके पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं, और याद रखना कि आपके एग्ज़ाम में हिस्ट्री के कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के रूप में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कोई यानी यूजीसी नेट की हिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी करना, इस मीन्स आपको बेसिक से एडवांस तक की जाने की ज़रूरत है। वो कैसे शुरू करना है, अगर आप लोगों ने अभी तक यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं की, फर्स्ट अटैम्प्ट, और आप सोच रहे हो कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था और आप सभी चाहते थे कि चैनल पर इस रिगार्डिंगली यानी यूजीसी नेट हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो आए। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर चुके हैं क्लासेस को, और इसी तरीके से आपको चैनल पे 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यहाँ पर आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी यूजीसी नेट की, तो आपके उस कमेंट में यानी जो आपके डाउट होंगे ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगी। जैसे जिस तरीके से पेपर यानी जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें आपके जो डाउट थे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर था, जो कि मैंने आज की क्लास में उसको पूरा कवर कर दिया। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट बने तो आप लोग कमेंट में यहाँ पर लिख सकते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स आपको जो इसकी थर्ड वीडियो आएगी ना उसमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और टर्म्स दे रखे हैं, जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, लाइक भारतवर्ष के बारे में, सभा समिति के बारे में, खिलाफत हुआ, सुलाइकुल हुआ, तुर्गन चहलगनी हुआ। तो इस तरीके के सारे टर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हो जितने यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये सारे उलेमा, फिरमन क्या होता है, नाडू, उर, देशमुख, ये सब कुछ आपको याद रखना है। स्त्रीधन, विष्टि, अग्रहार, ये आपको हर एक का डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है यहीं पर ख़त्म नहीं होता, और भी कॉन्सेप्ट और टर्म्स हैं। परगाना हुआ, आपका महलबड़ी हुआ, डायरकी सिस्टम हुआ, फेडरलिज्म हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट आप देखोगे, राइटिंग हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, स्वदेशी सत्याग्रह। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे हम जो अपनी आगे की वीडियोस लेकर आएंगे उसमें हम सारे टर्म्स को डिस्कस भी करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, वो सब कुछ करेंगे। लेकिन ये आपका सिलेबस है। चलो, ये तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट और टर्म्स हुए। अब आपके जो टोटल 10 यूनिट्स है ना उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास है यूनिट 1। तो आपके यूनिट 1 में आप देखोगे सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में आपको कवर करना है वो होगा आपका सोर्सेज के पार्ट को। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री हम कभी भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है वो सोर्स के ऊपर, कि आज हम जो अपने पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हुए। पहला जो टॉपिक है आपको वो करना है, जिसके अंदर आप सभी देखोगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में आपको अच्छे खासे डिटेल में पता होना चाहिए, यानी पुरातात्विक स्रोत के बारे में, उसके एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी और न्यूमिस्मेटिक्स, यानी आपको जो सेकेंडली देखने को मिलता है वो क्या है, आपके कॉइन्स यानी सिक्के।
और हर एक का आपको क्या पता होना चाहिए, डेटिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे जो आपको सोर्स कवर करना है वो है आपका लिटरली, यानी कि आपके साहित्य स्रोत के बारे में। उसके अंदर हमें फिर आपको पता है कुछ लिटरेचर साहित्य हम पढ़ने वाले हैं, कुछ हमारे प्राइमरी और कुछ आपके सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। इसी में आप देखोगे कि डेटिंग रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर जैसे आपके एपिक्स हुए, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, इन सब को भी हमें कवर करना है। मिथ के बारे में, लीजेंड्स के बारे में, फॉरनर अकाउंट, जैसे कि आपको सभी को पता है कि कुछ फॉरेनर ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में विजिट किया था, जिन्होंने, जिनमें से आपके ग्रीक हुए, चाइनीज़ ट्रैवलर हुए, अरेबिक हुए, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन से ट्रैवलर किसके टाइम पर, किस रूलर के टाइम पर उन्होंने इंडिया में विजिट किया था और उसके बारे में उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें मैंशन की हैं। तो चलो, ये तो आपका पहला टॉपिक हो गया जिसमें हमें सोर्स के बारे में यानी स्रोत के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा आपका स्टोन एज यानी पाषाण काल के बारे में, जिसमें आपको पेस्ट्रोलिज्म यानी पशुपालन के बारे में बताना है, फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पादन, यानी कि आपका न्यूलॉथिक नवपाषाण काल करना है, चालकोलॉथिक फेज यानी जिसे आप ताम्र युग के नाम से जानते हैं, उस समय का सेटलमेंट, बस्तियाँ कैसी थी वो आपको डिस्कस करना है, टूल्स यानी उपकरण कौन से थे और वो लोग अपने एक्सचेंज के पैटर्न में क्या क्या यूज़ करते थे, वो सब कुछ आपको इसमें कवर करना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। तो शुरुआत होगी ब्रोंज एज कांस्य युग की तरफ, जिसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जिसको हम हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, उसकी ओरिजिन, उत्पत्ति कैसी हुई, उसका विस्तार कहाँ तक आपको देखने को मिलता है और आपको उनकी जो मेजर साइट्स हैं वो कवर करने, लाइक कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, है ना, ये सारे सेटलमेंट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर सेटलमेंट पैटर्न कैसा था, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, रिलीजन हुआ, उनका धर्म, उनकी सोसाइटी, उनके समाज के बारे में, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, और एट दी एंड की इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फाइनली इसका पतन यानी डिक्लाइन वो कैसे होता है। और यहीं पर आप देखोगे कि जो ये इंडस वैली के टाइम पर जो व्यापार ट्रेड हुआ था वो इंटरनल एक्सटर्नली ये लोग जो ट्रेड करते थे वो आपको पढ़ना है। और फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, यानी ये आपकी पहली शहरीकरण व्यवस्था है हमारे भारत की। ये सब कुछ हमें यहाँ पर इंडस वैली के अंदर सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे एग्जाम में वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड यानी अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में हम अपने इस वैदिक पीरियड को कवर करते हैं, जिसमें आर्यन पे डिबेट होगी कि आर्यन इंडिया में आए तो वो आखिरकार आकर कहाँ रहे, उसमें सबकी अलग अलग डिबेट है। पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उनके समय पर आपको पूरे राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, उसके बारे में बताना है। स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। देन आपका वर्ण सिस्टम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो एमरजेंस हुआ है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप देखोगे, रिलीजियस, ये लोग कौन से रिलीजन में, कौन से धर्म में मानते थे वो आपको बताना है। और एट दी एंड आप देखोगे कि आयरन टेक्नोलॉजी यानी कि आपके आयरन लोह युग की शुरुआत होती है, सभी को पता है 6 सेंचुरी BC में हमें ये देखने को मिलती है। 6 सेंचुरी ईसा पूर्व में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो आपको बता रहा हूँ। साउथ इंडिया में मेगालिथिक्स के बारे में आपको देखना है। तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स ये करने हैं हमें अपने हिस्ट्री के लिए। चलो आगे बात करते हैं। लास्ट जो हमारा जो 5th यूनिट आप देखोगे कि इसमें एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, यानी कि अब 6 सेंचुरी में जो हमारा एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार होता है, जिसमें आपके 16 यानी 16 महाजनपद करने हैं, जिसमें से आपको पता है कुछ स्टेट मोनार्की यानी राजतंत्र था और कुछ स्टेट आपके रिपब्लिक यानी गणतंत्र थे। ये आपको पता होने चाहिए। उस टाइम की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करना है। और यानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने कई बार इग्नू के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये वाला जो फेज़ होता है इसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी दूसरे शहरीकरण के नाम से जानते हैं। इस टाइम पर जो साम्राज्य एमरजेंस हुआ है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। कब हुआ था? 6 सेंचुरी BC में। और इससे पहले वाले में अगर आप देखोगे तो वो हमारी तब बनी थी फर्स्ट अर्बनाइजेशन, जब हमें सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, यानी जब सभ्यताएं एमरजेंस हुई थी। क्लियर हुआ? तो पहला अर्बनाइजेशन हमारा सिविलाइजेशन के टाइम पर होता है और दूसरा तब होता है जब एम्पायर बने थे यानी साम्राज्य बने थे। इसी में 2 रिलीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर से जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और इसमें आपको आजीविका के बारे में भी करना है। तो BA में ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है, अगर इग्नू से पढ़ा तो और भी अच्छी बात है, वहाँ पर भी आजीविका हमारे फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों रिलीजन्स हमें कवर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से।
अभी तक तो बेसिकली आपने पढ़ी, अब आपको डिटेल में करना है, क्योंकि यूजीसी नेट में कोई भी चीज़ ऊपर से नहीं आती है, डिटेल में पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है वो तो हम आगे आने वाले वीडियोस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने सेकेंड यूनिट की तरफ। देखो सेकेंड यूनिट में आप सभी देखोगे तो अब आपको फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर जो बना, जिसमें आप देखते हो अब हमारे मगध यानी मगध साम्राज्य का उदय होता है, उसके बारे में बताना है। ग्रीक ने यहाँ पर इन्वेजन किया था अंडर अलेक्जेंडर के बारे में बताना है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। फिर नेक्स्ट आपको मौर्यन का एक्सपेंशन, मौर्यन डायनेस्टी का विस्तार कैसे हुआ, उसकी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में आपको करना है। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट अशोक धम, ठीक है, अशोक धम, जिसको ये जो वर्ड है आपका धर्म से आया है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। और डिक्लाइन कैसे हुआ, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें यहाँ पर देखना है पूरा। उसके मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था, अशोक के एडिक्ट्स के बारे में पता होने चाहिए। और जो इनके शिलालेख में हमें मिलते हैं उसके टाइम की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट यानी भाषा और कौन सी लिपि में लिखी गई है, ये सारी बातें हमें इसके अंदर कवर करना है। ओके, तो देखते हैं सेकंड पार्ट में और क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखो सेकंड पार्ट में जो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर। उसके बाद आप देखोगे कि एमरजेंस हुआ रीजनल पावर का। अब आपको मौर्यन डायनेस्टी के बाद, जिसको हम पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, उसमें आपके इंडो ग्रीक हुए, सुंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, शक छत्रपास, संगम लिटरेचर यानी संगम साहित्य भी हमें कवर करनी है। उनके समय का पॉलिटी और सोसाइटी कैसा था साउथ इंडिया के टाइम पर, वो आपको कवर करना है। और ठीक है, जो भी हमें संगम लिटरेचर ऑलरेडी सबने पढ़ा हुआ है, चाहे आपने बीए किया हो चाहे आपने एमए किया हो, तो आपने ये सब कुछ उसमें ऑलरेडी पहले सबने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके समय का यानी उस टाइम का ट्रेड कैसा था आपको बताना है, यानी आपके सेकंड सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी के समय पर व्यापार कैसा था, कौन किसके साथ ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, वो सारी कहानी हमें यहाँ पर कवर करनी है। रोमन एम्पायर के साथ भी जो ये ट्रेड करते थे उसके बारे में भी आप देखोगे। और उसके बाद हम ऑलरेडी जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, जिसमें से एक है आपका महायान बुद्धिज़्म। तो महायान बुद्धिज़्म का एमरजेंस कैसे हुआ वो आपको करना है। खारवेल और जैनिज़्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न के समय का आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था वो पता होना चाहिए। गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने, यहाँ आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो ऑलरेडी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, है ना, सीयूईटी के एग्ज़ाम में भी सारे सिलेबस थे बट उसमें बेसिकली था। और यहाँ पर मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर सीयूईटी वाले स्टूडेंट भी अगर ये वीडियो को देख रहे हो या आप इन फ्यूचर में सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो याद रखना कि अब जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है थोड़ा नेट का लेवल है। तो अगर आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम भी निकालना है ना, तो ये यूजीसी नेट की वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो गुप्ता वकटक डायनेस्टी के बारे में आपको करना है। उनकी पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। एग्रेरियन इकोनॉमी कैसी थी, लैंड ग्रांट सिस्टम आपको बताना है, लैंड रेवेन्यू भूमि राजस्व कैसा था, और भूमि पर अधिकार। गुप्ता के कॉइन्स के बारे में आपको बताना है। और इस समय पर जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी वो आपको करना है। एमरजेंस ऑफ पुरान हिंदुज़्म, डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत नॉलेज लिटरेचर यानी संस्कृत भाषा और साहित्य का जो एमरजेंस हुआ, जो उसका विकास हुआ, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। और इस टाइम पर जो साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और आपका मेडिसिन, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट बुक्स यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी और कितनी कट ऑफ जाती है ना आपके इस एग्ज़ाम के लिए, आपके असिस्टेंट प्रोफेशनल के लिए, वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहे। उसके बाद लास्ट आपको हर्षवर्धन और उनके समय के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको उनके प्रशासन और उनके धर्म के बारे में बात करनी है। और लास्ट है आपका ये दो इम्पॉर्टेंट तो नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बताना है सलंकायन और विष्णु कुंडिन के बारे में, ठीक है। तो ये एक नया टॉपिक है, बहुत रेयर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, अदरवाइज सबके बाकी चीज़ें तो बेसिकली आपको पता होंगी, ठीक है। तो ये हमें ओवरऑल आपके सेकंड यूनिट में कवर करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड यूनिट की तरफ। देखो थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको पढ़ना है
कि एमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम, यानी जो डेक्कन में जिन्होंने रूल किया था ना, लाइक आपके गंगा डायनेस्टी, कदम्ब हुए, वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, कल्याणी चालुक्य, काकतीय, होयसल एंड यादव। तो ये सारे एम्पायर के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो साम्राज्य थे हमारे साउथ इंडिया में, जिसका नाम आप सभी ने सुना है, पल्लव डायनेस्टी हुई, चेर, चोर, पांड्या, है ना, जिसको आप संगम एज के नाम से भी जानते हो। तो ये सब कुछ हमें थर्ड यूनिट में कवर करना है। उसके बाद ईस्ट इंडिया में जो भी साम्राज्यों ने रूल किया, लाइक पाल डायनेस्टी ने, सेन डायनेस्टी ने, वो आपको बताना है। वर्मन डायनेस्टी के बारे में बताना है। ये सारी बातें आपको इसमें कवर करनी है। फिर यानी हमारे इंडिया के चारों डायरेक्शंस में जिस भी डायनेस्टी ने रूल किया वो आपको पता होने चाहिए। वेस्ट इंडिया में जैसे कि आप देख सकते हैं वल्लभी और गुजरात के चालुक्य डायनेस्टी जो रूल किया था, और किंगडम जो नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने रूल किया, गुज्जर प्रतिहार, आपके काचूरी, चेदीस के बारे में, छेदीस जो थे, आपके घेडवाल जो थे, परामर्श जो थे। तो ये आपने देखा कि आपके चारों डायरेक्शन में अलग अलग जगहों पर जिन भी डायनेस्टी साम्राज्यों ने रूल किया था वो सारा कुछ आपको अब यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के बेस पर अच्छे खासे तरीके से पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। एंशंट तो कवर हो गया, अब शुरुआत होगी अर्ली मेडिएवल की, क्योंकि मेडिएवल तो बाद की बात है। तो अर्ली मेडिएवल का टाइम पीरियड 7 to 12 सेंचुरी का माना जाता है। तो 7 से 12 सेंचुरी के समय का आपको एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। उस समय की एग्रेरियन इकोनॉमी कैसी थी, लैंड ग्रांट सिस्टम हुआ, चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन, ग्रेडेड लैंड राइट्स, पीजेंट कैसे थे, वाटर रिसोर्सेज, टैक्सेशन सिस्टम क्या रहा, कौन से कॉइन्स और करेंसी सिस्टम अर्ली मेडिएवल के लोग यूज़ करते थे, ये सारी बातें हमें यहाँ कवर करनी है। वो लोग उस समय पर आपका ट्रेड हुआ, अर्बनाइजेशन का पैटर्न आप देखो, जिसमें आपको ट्रेड का पैटर्न, अर्बनाइजेशन का सेटलमेंट आपको करना है। ट्रेड आपको पता है बाय लैंड और बाय सी होता है, तो समुद्र के लिए उन्होंने जो पोर्ट्स, बंदरगाह बनाए, वो सारे रूट आपको पता होने चाहिए। मर्चेंडाइज एक्सचेंज सिस्टम, गिल्ड का यूज़, ठीक है, गिल्ड सभी को पता है, जिसको आप ग्रुप ऑफ मर्चेंट के नाम से जानते हो। ये सारी बातें हमें यहाँ कवर करनी है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, यानी अब विष्णु और शिव गॉड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड जो टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, भक्ति, तमिल भक्ति मूवमेंट हुए, शंकराचार्य, माधव, रामानुजाचार्य, इन सभी के बारे में आपको कवर करना है अब, ठीक। फिर आपको अर्ली मेडिएवल के टाइम पर वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम, ये सब कास्ट जो है, पोजीशन है वुमेन, जेंडर, मैरिज, और देखो अगर आपको याद हो अनटचेबिलिटी एंड ऑल दैट, ये सब कुछ MA सेकेंड ईयर में हमने कवर भी किया था। तो जितने भी लोग इग्नू से हैं या वैसे, तो आप लोग इग्नू का सोर्स अच्छा है, देख सकते हो, उसमें सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रहार हुए, मठ हुए, है ना, महाविहार आप देखोगे, सेंटर ऑफ एजुकेशन के बारे में किसने क्या क्या चीज़ें बनवाई, वो सारी बातें अब हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो आप देखोगे हमारे यूनिट थर्ड में, हमें डिबेट ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली मेडिएवल इंडिया, जिसमें आप फ्यूडल मॉडल हमें कवर करना है, सेडिमेंट्री मॉडल, इंटीग्रेटिव मॉडल। और उसके बाद आप देखोगे जो हमारे अरब के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सुलेमान आए थे, उन कॉन्क्वेस्ट जो जीता था, एल्ब्रूनी के जो अकाउंट थे, वो सारा कुछ हमें डिस्कस करना है यूनिट थर्ड में। यानी हमारा जो ओवरऑल आपको समझ में आया, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट थर्ड तक आपको एंशंट और अर्ली मेडिएवल को कवर करना है। यूनिट 4 से हमारी मेडिएवल यानी मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। यूनिट 4 में आपके सोर्स बताना है कि जैसे अभी हमने एंशियंट हिस्ट्री अभी स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले सोर्स हुआ था ना, है ना। तो यहाँ पर मेडिएवल स्टार्ट करने के लिए भी आपको सबसे पहले सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। उस समय पर भी आपके मध्यकालीन मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए भी आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक सोर्स, मटेरियल एविडेंस, मॉन्यूमेंट्स, आपके कौन से क्रॉनिकल्स थे, और दूसरा लिटरेली सोर्सेज भी हमें मिले थे, पर्शियन भाषा लैंग्वेज में, संस्कृत में, रीजियन लैंग्वेज में, ये सारी बातें करनी है। फॉरनर अकाउंट भी आपको यहाँ पर मिलते हैं पर्शियन और अरबिक के, वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें आपके गौहरी जो तुर्क आए थे, खिलजी आए थे, तुगलक आए थे, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, और एट द एंड दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ था, ये आपको कवर करना है। आपको पता है कि उसके बाद आपके मुग़ल एम्पायर की नींव रखी गई थी, वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, और उसके समय पर अकबर से लेके औरंगजेब के टाइम पर आपको पूरा कंसोलिडेशन और अपना एक्सपेंशन कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, वो आपको बताना है। और एट द एंड कि मौर्यन डायनेस्टी का भी डिक्लाइन कैसे हुआ था।
तो ये मौर्यन एम्पायर का अर्ली पार्ट है। आपको भी पता है कि हम मौर्यन डायनेस्टी को 2 पार्ट में पढ़ते हैं, अर्ली और लेटर। लेटर एम्पायर आपको इसके बाद पढ़ना है और उसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताना है। चलिए, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स तो हो चुके हैं, लेकिन अब आपको विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर बताना है। जो डेक्कन सल्तनत आप देखोगे, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार, बेरार, अहमदनगर, इनका राइज कैसे हुआ, उसका एक्सपेंशन विस्तार कैसे हुआ, ये सारी बातें आपको यहाँ पर कवर करनी है। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पता ही है कि मराठाओं का उदय कैसे हुआ था, और उसके बाद आपको बताना है कि शिवाजी ने कैसे स्वराज को फाउंडेशन रखा, वो आपको बताना है। उसके बाद आपको एक्सपेंशन विस्तार बताना है पेशवा के बारे में। मुगल्स और मराठा का रिलेशन कैसा था, उनके बीच में कॉन्फेडरेसी के बारे में बताना, और एट द एंड इसका कॉजेज और क्या डिक्लाइन रहा आपके मराठास पेशवा के बारे में, ये सब कुछ हमें यहाँ कवर करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो देखो, यूनिट 5 में हम बात करेंगे, ये भी मेडिएवल का है, बट हमें इसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी इकोनॉमी, ये आपको डिस्कस करना है। आपको पता है जो हम प्रशासन पढ़ते हैं, आपके केंद्रीय, प्रांतीय, है ना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कुछ आपको डिस्कस करना है, जिसमें ग्राम यानी विलेज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इनके बारे में करना है। और नेक्स्ट जो यूनिट 5 में आप देखोगे, शेरशाह सूरी के समय पर उनका प्रशासन कैसा था और वो क्या क्या सुधार रिफॉर्म्स लेके आए थे, ये आपको देखना है। मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में आप जानते हो कि सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, लोकल लेवल में पढ़ना है, और मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम अकबर के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सारी बातें भी आपको डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद आपको डेक्कन का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करना है कि विजयनगर साम्राज्य का आपका प्रशासन कैसा था, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी। इसी तरीके से बहमनी साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, और इसी तरीके से मराठाओं का आपके अष्टप्रधान थे ना, जो यहाँ पे मिनिस्टर इनके एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये सारी बातें आपको करनी है। नेक्स्ट है इनका फ्रंटियर पॉलिसी। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के समय पर इनकी क्या क्या फ्रंटियर पॉलिसी हमें देखने को मिलती है, वो आपको कवर करना है। उसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन कैसा था दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के दौरान। नेक्स्ट आपको कवर करना है इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इरिगेशन सिस्टम, विलेज इकोनॉमी, पीजेंट ग्रांट, एग्रीकल्चर लोन, अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। तो यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के समय पर विलेज की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किसान के हालात कैसे थे, कैसे कौन कौन से भूमि दान में देते थे, किस पे कितना टैक्स होता था, कौन कितना लोन लेता था, किसका कितना जनसंख्या हमें देखने को मिलता है, पॉपुलेशन, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। इसी में फिर आप देखोगे इनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन सी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल आपको मिल जाएगी, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन संगठन यानी फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी जो आपको देखने को मिलती है आपके मेडिएवल के समय पे, वो कवर करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखते हैं कि ट्रेड के बारे में ही बात है, तो आपको स्टेट की पॉलिसी, ये इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड किसके साथ कहाँ क्या करते थे वो आपको बताना है। यूरोपियन के साथ जो ट्रेड था, ट्रेड सेंटर, उनके पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के बारे में बताना है। हुंडी, है ना, हुंडी ऑब्वियसली बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये आपको पढ़ना है। इंश्योरेंस आप देखोगे, स्टेट इनकम और उनका एक्सपेंडिचर कितना खर्चा था, करेंसी, मिंट सिस्टम, फेमाइंस और पीजेंट रिवॉल्ट मेडिएवल के टाइम पर कैसा था, ये सब कुछ हमें कवर करना है। ओके, चलिए देखो, हमें इतना कुछ देखकर आपको क्या समझ आया। देखो, वैसे तो हमारा जो ये एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर विद 1 वर्ड होता है, ठीक है, एमसीक्यू होता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लेंदी भी होता है। हिस्ट्री में 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये आपको पैसेज भी देंगे, पैराग्राफ्स भी होंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछेंगे। हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उसके लिए जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना, उसे ज्वाइन करो, ताकि यहाँ पर हम पढ़ते भी रहें और आपकी प्रैक्टिस भी चलते रहे। और आज की वीडियो के में अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, ताकि कोई भी डाउट यूजीसी नेट से रिगार्डिंग ना बचे। ठीक है, चलो आगे देखो, यूनिट 6 के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, यूनिट 6 में हमें सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताना है, आपके सूफ़ी के बारे में बताना है, जो सूफ़ी के ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। भक्ति मूवमेंट बताना है, सैविज़म, विष्णुज़म और शक्तिज़म के बारे में आपको करना है। और मेडिएवल के टाइम पर हमें जो संत देखने को मिलते हैं नॉर्थ और साउथ में, वो आपको देखना है। वुमेन संत भी हमें मिलती हैं, वो भी आपको बताना है। सिख मूवमेंट जो चले थे, गुरु नानक देव, उनकी टीचिंग, उनकी प्रैक्टिस, इसी तरीके से आदि ग्रंथ, कल्स
ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल क्लासिफिकेशन, यानी रूलिंग क्लास कैसे थी, आपके मेजर रिलीजियस ग्रुप, उलेमा के बारे में ये सब कुछ आपको डिस्कस करना है। रूरल सोसाइटी में आपको जो पेटी चीफ्टन हुए, विलेज ऑफिसर्स हुए, कल्टीवेटर्स हुए, आर्टिस्ट हुए, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखना है। और इसके टाइम पर वुमेन की पोजीशन कैसी थी, आपका जनानन सिस्टम ऑफ देवदासी सिस्टम आपको पता होना चाहिए। और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंटर एजुकेशन, क्यूरिकुलम, मदरसा एजुकेशन एंड ऑल दैट। मेडिएवल का टाइम है, मुस्लिम्स रूल करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको मदरसा एजुकेशन देखने को मिलती है ना। उसके बाद आपको कुछ पेंटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, मुग़ल पेंटिंग, राजस्थानी, पहाड़ी, गहलवाली, इनके समय का म्यूज़िक कैसा था, आर्ट और आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, मुग़ल गार्डन के बारे में, मराठा फोर्ट्स के बारे में, टेम्पल्स के बारे में, ये सारा कुछ आपको इसमें करना है। देखो यूजीसी नेट में क्या है, ओवरऑल बोल सकते हो हिस्ट्री का हर एक चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यूनिट जो 7 है, यूनिट 7 में मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आपके यूनिट 4 से लेकर के यूनिट 5 और यूनिट 6 तक आपको कवर करना है मेडिएवल। फिर शुरुआत होती है मॉडर्न हिस्ट्री की यूनिट 7 से। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे आप तो इसके भी सोर्सेज हैं। इस समय पे आपके जो सोर्सेज होंगे वो चेंज हो जाएंगे, लाइक बायोग्राफी, न्यूज़पेपर, ओरल एविडेंस, है ना, पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज होते हैं। ब्रिटिशर्स के पावर राइज कैसे हुए, यूरोपियन ट्रेडर, पोर्चुगीज, डच, फ्रांस, ब्रिटेन जो आए थे, आप सभी को पता है 18th सेंचुरी में, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। और इन्होंने अपना जो ब्रिटिश डोमिनियन यानी अपना जो स्टैब्लिश किया था, एक्सपेंशन किया था, वो आपको करना है। सब कुछ पढ़ना है, इतनी बात तो आपको यहाँ पे क्लियर है, बट किसमें कितना डीपली है वो आपको देखने की बात है। बंगाल, अवध, आपका हैदराबाद, मैसूर, कार्नेटिक, पर्शियन वॉर, पंजाब, तो यहाँ पे ना बैटल्स, वॉर, किसके बीच में कौन सी ट्रिटी साइन हुई, रिवॉल्ट ऑफ 87 का आपको 1857 का कॉजेज, नेचर, इम्पैक्ट पता होना चाहिए। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके क्राउन का क्या क्या एवोल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारी बातें इसमें करनी है। नेक्स्ट वाला जो यूनिट है, यूनिट 8 में आप देखोगे कॉलोनियल की इकोनॉमी बतानी है, एक्सपेंशन बताना है आपको एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन हुई उसके बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश इंडस्ट्री पॉलिसी हमें देखने को मिलती है, और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, करेंसी, एक्सचेंज, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारी बातें आपको देखनी है। और एक नया अर्बन सेंटर की ग्रोथ होती है वो आपको बताना है। और मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर जो फेमाइन आया था, एपिडेमिक आपको देखने को मिलती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रही, वो आपको यहाँ कवर करना है। उसके बाद कुछ ऑब्वियस है, सबने पढ़ रखा है, आपके कुछ ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम सभी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर आपको पता है कि इनका जो कॉन्टैक्ट है क्रिश्चियनिटी के साथ कैसे हुआ, हमें इस समय के मिशन और मिशनरीज के बारे में पढ़ना है, ये सब कुछ आपको बताना है। मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर हमारी न्यू एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रही, इंग्लिश लैंग्वेज अब मिलेगा, ऑब्वियस है ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल कर रहे हैं। इस टाइम पर जो साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, और मॉडर्नाइजेशन के टाइम पर जो पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन से रिगार्डिंग आपको काम करने हैं। उसके बाद इंडियन रेनेसांस, पुनर्जागरण के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हमें मिलते हैं। और पहले क्या होता था ना, सिर्फ अपर और लोअर क्लासेस ही होते थे, मिडिल क्लास का एमरजेंस आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो वुमेन के बारे में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, उनसे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस मिले, उनकी जो पोजीशन थी वो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आपको बताना है, और उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, यानी इंडियन लैंग्वेज के टाइम पर और जो भी पेंटिंग, म्यूजिक, सारे जो आर्ट्स है उसमें जो आधुनिकता, जो मॉडर्नाइज हमें देखने को मिलती है, वो सब कुछ आपको यहाँ डिस्कस करना है। आगे बढ़ेंगे आपके यूनिट 9 की तरफ। देखो यूनिट 9 में राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी जो नेशनलिज्म का उदय, राष्ट्रवादियों का उदय हुआ था, उसके बारे में हमें कवर करना है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको देखने को मिलता है, उनकी विचारधारा आपको करनी है। स्वदेशी और स्वराज मूवमेंट, गांधीयन का मास मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंडियन, उनका आईएनए आप देखोगे, उनका मिडिल क्लास का क्या रोल रहा था नेशनल मूवमेंट में वो आपको बताना है। वुमेन का पार्टिसिपेशन के बारे में बताना है। ये सारा कुछ आपको यहाँ कवर करना है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे टॉपिक्स होते हैं और आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम लीग, आपके पाकिस्तान की जो बात उठी थी, और इंडिपेंडेंस की तरफ जो फिर पार्टीशन जो हमें देखने को मिलता है वो।
तो अभी हमने देखा था कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो फेज आता है उसका सिलेबस आपको यहाँ से देखने को मिलता है। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये भी अब हमें पता होना चाहिए। तो कह सकते हो कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत काम का है आपका ये सिलेबस। तो B.R. अम्बेडकर के बारे में, उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके जो फीचर्स है आपको बताना है, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर क्या रहा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमें देखना है, प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बताना है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताना है, ग्लोबलाइजेशन ये सब कुछ कैसा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कुछ अब हमें यहाँ कवर करना है। नाउ एट दी एंड अब हम बात करेंगे आपकी हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन के बारे में सबसे ज़्यादा जिससे यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसमें आपको पहले बताना है कि हिस्ट्री की स्कोप क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बताना है। ये सारी बातें सेकेंड ईयर आपने अगर MA से की है तो हिस्टोरियोग्राफी आपके पास एक ऑलरेडी सब्जेक्ट था। तो हिस्ट्री एज अ साइंस, आर्ट्स और अ सोशल साइंस, उसके क्वेश्चन, इमेजिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़े, तो ये सब कुछ आपको इसमें कवर करना है, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस आप लोग यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी का देख सकते हो, जिसमें हमें सब कुछ पोस्ट मॉडर्निज्म हिस्ट्री, आपके साइंटिफिक के बारे में, रांकिन की थ्योरी हमने पढ़ी थी, आपके इग्नू के हिस्ट्री सेकेंड ईयर में आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो ये आपका ना पूरा कम्प्लीटली UGC नेट हिस्ट्री के जितने स्टूडेंट हैं उनका ये कम्प्लीटली सिलेबस है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से सबसे ज़्यादा वीक सेक्शन आप सभी का क्या है, हमें मैक्सिमम जो है किस पे अपनी इसको, वैसे तो हम सब कुछ कवर करेंगे, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और आपका हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन, ये सब कुछ पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें है ना, नो डाउट, लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारा इस पर होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस मैंने बता दिया, कवर आपको खुद करना है, लेकिन हमारे चैनल पे जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी हिस्ट्री से रिगार्डिंग। तो हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया। तो आज हमें सिर्फ अपने सिलेबस को डिस्कस करना था। इसकी PDF जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपको शेयर किया वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज UGC नेट की पेड क्लासेस अभी कोई स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कई स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि मैम पेड क्लासेस स्टार्ट करो। तो अभी ये जो क्लासेज है UGC नेट से रिगार्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर है। आगे अगर पेड क्लासेस से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होगी तो वो मैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक इग्नू के स्टूडेंट हो, CUET के स्टूडेंट हो, है ना, तो आप पेड क्लासेस ले सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 8821969880 नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में हमने कम्प्लीटली सिलेबस डिस्कस कर दिया, क्योंकि देखो कभी भी हम अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम UGC नेट आप देने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें शुरुआत कैसी करनी चाहिए। तो जैसे जैसे मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ उन सारी चीज़ों को फॉलो करो और तब हमें काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी बुक सबसे परफेक्ट होगी, आपको कौन सी बुक्स इंग्लिश के लिए अच्छी होती है और हिंदी के लिए होती है, वो सब कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कट ऑफ भी देखेंगे, ठीक है। जब ये दोनों वीडियोस हमारी यहाँ पर आ जाएंगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे, तब जाकर हमारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम प्लानिंग भी बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल बनना चाहिए। UGC नेट आपको कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि बिना पढ़े चले गए तो क्रैक हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप और हम मिलकर करेंगे, तो आपका पूरा सपोर्ट मुझे चाहिए। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हमारी बहुत अच्छी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।